ठीक है, तो सही है ना, प्लांट डिमांड बाय द इंटायर इकोनॉमी। अब देखो माइक्रो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फिर उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड का समेशन पढ़ा था मार्केट डिमांड, है ना। और यही डिमांड जब पूरे इकोनॉमी मिल करके एक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में, है ना, जितना भी पूरी इकोनॉमी ने मिल करके जितना भी प्लान किया है कि इस बार हम डिमांड करेंगे, उन सभी को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे एग्रीगेट डिमांड को, तो एग्रीगेट डिमांड को हम लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, लिखते जाओ तुम लोग भी साथ के साथ, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that all the sectors of an economy plan to buy, ठीक है, at a given level of income during an accounting year। ठीक है, ये है एग्रीगेट डिमांड का तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड बेसिकली जितनी भी इकोनॉमी ने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने का सोचा है उसका मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक अकाउंटिंग ईयर में परचेज करने का या बाय करने का सोचा है, प्लान किया है, दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी प्लान टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड दोनों अलग अलग है। एग्रीगेट डिमांड जहां कहता है कि इंटायर गुड्स एंड सर्विसेज का प्लान डिमांड, है ना, वही मार्केट डिमांड क्या है, सिर्फ एक कमोडिटी का जो डिमांड है ना, उसको शो करता है। ठीक है, तो प्लान डिमांड बाय द इंटायर इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, और फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन तुम्हारा यहां पर। वैसे कोई अगर पूछेगा व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, डायरेक्ट कहेंगे प्लान डिमांड बाय द इंटायर इकोनॉमी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट। अब ये कहता है कि एग्रीगेट डिमांड में हम किन किन चीजों को, सबसे पहले तो एग्रीगेट डिमांड को जब हम स्टडी करेंगे तो किससे रिलेट करके हम स्टडी करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड को दो फैक्टर्स के रेफरेंस में हम स्टडी करते हैं। एग्रीगेट डिमांड की जब हम स्टडी करते हैं तो दो चीजों से जोड़कर स्टडी करते हैं, एक तो लेवल ऑफ प्राइस और दूसरा लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जब हम प्राइस, लेवल ऑफ प्राइस के साथ रिलेट करके एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करते हैं
तो रिलेशन इनवर्स होता है, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज करेगा, और प्राइस लेवल अगर डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा, है ना। यहां पर लेवल ऑफ इनकम के साथ जब हम रिलेट करके स्टडी करते हैं तो लेवल ऑफ जो इनकम है वो अगर इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, इंक्रीज, और लेवल ऑफ इनकम अगर डिक्रीज तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज। इकोनॉमिक्स में y को हम इनकम कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि I इन्वेस्टमेंट ले गई, है ना, तो y बचा, y को हमने इनकम बना दिया। तो इन दोनों के रेफरेंस में हम स्टडी करेंगे, लेकिन एट 12th लेवल हम लेवल ऑफ प्राइस से रिलेट करके स्टडी नहीं करेंगे, केवल एग्रीगेट डिमांड को किससे रिलेट करके स्टडी करेंगे, लेवल ऑफ इनकम से, है ना। एग्रीगेट डिमांड को जब हम स्टडी करेंगे तो केवल लेवल ऑफ इनकम से ऐड करके हम स्टडी करेंगे। अब हम लिखेंगे, इसके बाद समझेंगे, तो हमें पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड को हम कितने चीजों से जोड़ करके देख सकते हैं, 2 से। स्टडी कितने चीजों से ऐड करके हम कर सकते हैं, रिलेट करके 2 से। कौन कौन, लेवल ऑफ प्राइस एंड लेवल ऑफ इनकम। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड करेंगे, यानी कौन कौन से एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स में देखो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी, और एग्रीगेट डिमांड अंडर ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है और ओपन इकोनॉमी क्या होता है। जो इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी का एक्सटर्नल रिलेशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में नहीं होता वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। यानी जो भी इकोनॉमी अपना रिलेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ क्या करेगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ उसने अपना रिलेशन बिल्कुल ब्रेक कर रखा है या बंद कर रखा है ना, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसका रिलेशन नहीं है, वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड। वहीं ओपन इकोनॉमी क्या होगा, जो सभी के साथ ट्रेड कर रहा है, सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है ना, अपने इकोनॉमी से बियॉन्ड जाकर के ट्रेड कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, यानी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन्वॉल्व है वो क्या कहलाएगा, ओपन इकोनॉमी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है वो क्लोज इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, तो एक क्लोज इकोनॉमी में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, तो बेसिकली मैक्सिमम 3 सेक्टर्स हो सकता है। सबसे पहले देखो कंज्यूमर। अब हम इंडिया को क्लोज कर दे तो भी हम लोग तो रहेंगे इंडिया में, तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर या हाउस होल्ड, हाउस होल्ड तो रहेगा। दूसरा जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो तो यहां प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी रहेगा। और तीसरा कौन, गवर्नमेंट। तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी में मैक्सिमम कितने सेक्टर्स होंगे, 3। कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, लेकिन ये क्लोज इकोनॉमी अपने में ऐसा कौन सा
मतलब अपने क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर ऐड कर लेगा तो वो ओपन इकोनॉमी बन जाएगा। वो अगर अपने क्लोज्ड इकोनॉमी में प्लस कर ले एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर वो प्लस कर ले तो वो क्या बन जाएगा। देखो इंडिया को क्लोज कर देंगे तो इंडिया में कंज्यूमर या हाउस होल्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा, हम लोग हैं दिखेंगे। प्रोड्यूसर जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, इंडियन लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो इंडियन प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट दिखेगा, है ना। लेकिन क्या एक्सटर्नल सेक्टर्स के साथ इंडिया का रिलेशन रहेगा क्लोज्ड में? नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे हम क्या बन जाएंगे, ओपन इकोनॉमी। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम एग्रीगेट डिमांड को देखें तो एग्रीगेट डिमांड अगर ओपन इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड है तो उसके पास मैक्सिमम कितने सेक्टर्स होंगे, 4। कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स। ठीक है। तो मैक्सिमम ओपन इकोनॉमी में मैक्सिमम कितने सेक्टर्स होंगे, 4। क्लोज्ड इकोनॉमी में मैक्सिमम कितने सेक्टर्स होंगे, 3, है ना। तो अगर ओपन इकोनॉमी में हमें कहा जाए कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिखेंगे C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। X माइनस M का मतलब नेट एक्सपोर्ट, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हो गया क्लोज्ड इकोनॉमी। और इसमें हमने प्लस कर दिया नेट एक्सपोर्ट, है ना। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये भी हमारे एग्रीगेट डिमांड का क्या है, पार्ट है। तो इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ओपन इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड अंडर ओपन इकोनॉमी। अब हम एग्रीगेट डिमांड को कितने मॉडल में स्टडी कर सकते हैं, तो देखो 4 सेक्टर मॉडल, है ना, फिर 3 सेक्टर मॉडल और फिर 2 सेक्टर मॉडल, है ना। 3 अलग अलग मॉडल है एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करने का। सबसे पहले 4 सेक्टर्स, फिर 3 सेक्टर्स, फिर 2 सेक्टर। 4 सेक्टर में चारों सेक्टर आ जाएगा, 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में ये तीनों आएगा, और 2 सेक्टर में क्या आएगा, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है, जो भी एक्सपेंडिचर करेगा वो क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो कुछ भी एक्सपेंडिचर करेगा उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगा उसको कहेंगे गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। और हम जितना सामान बाहर हमारा खरीदा जा रहा है, बाहर बेचते हैं, उसको हम कहेंगे नेट एक्सपोर्ट, है ना। तो 12th लेवल पर हम कौन से मॉडल को पढ़ने वाले हैं, हम 4 सेक्टर्स को नहीं पढ़ने वाले हैं, 3 सेक्टर्स भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं 2 सेक्टर मॉडल। यानी 12th लेवल पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, देखो गवर्नमेंट तो हम पढ़ेंगे नहीं, एक्सटर्नल हम पढ़ेंगे नहीं, तो बचा कौन, C प्लस I, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर यहां तक। तो एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से सेक्टर एग्रीगेट डिमांड को कंस्टिट्यूट करता है, तो ओपन में 4 और क्लोज्ड में 3, है ना। ये मिल करके उस इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड बनाता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, इन सभी सेक्टरों के द्वारा जो खर्चा किया गया, खर्चा करने का प्लान किया गया,
है ना, एक्सपेंडिचर करने का जो प्लान किया गया एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। वहां पर लिखा गया है ना, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वहां पर क्या लिखा गया, बाय ऑल दी सेक्टर्स। ऑल दी सेक्टर कौन सा सेक्टर, यही सेक्टर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स। इन सभी ने मिलकर के जितना भी प्लान किया है एक्सपेंडिचर करने का, उसी का मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाएगा, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसमें हमने दो सेक्टर्स को खत्म कर दिया 12th लेवल पे, कौन कौन से बताओ, दो सेक्टर्स कौन कौन से खत्म हो गए, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। देखो एक्सटर्नल सेक्टर x माइनस एम कौन सा सेक्टर है, एक्सटर्नल, ठीक है, और गवर्नमेंट, इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है ना। तो बचा कौन, कंज्यूमर या हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तो हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर करेगा उसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब जो हम एग्रीगेट डिमांड बना रहे हैं, उस एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है, C+I। क्लियर है यहां तक। और हमने इससे पहले एक चीज मैंने बताया था, अब देखो एक एक चीज करके। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, तो कंज्यूमर जो कुछ भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। कौन करेगा, कंज्यूमर या हाउस होल्ड, दोनों एक ही होता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, प्रोड्यूसर जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर या कैपिटल गुड्स के ऊपर जो कुछ भी वैसे एसेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है ताकि उसे वो प्रोडक्शन में हेल्प करे और इनकम जनरेशन में भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इससे आगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट भी बहुत चीजों पर, जैसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खर्च करना, मेडिकल के ऊपर खर्च करना, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना, डिफेंस के ऊपर खर्च करना, सब किसके अंदर आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और नेट एक्सपोर्ट में बाहरी लोग जो हमारे सामान को खरीदता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, देखो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोज ए एक भारतीय है, अब ए एक कंट्री है और बी एक कंट्री है। ए ने कंट्री बी को 1000 CR का सामान बेचा, बी ने 700 का सामान बेचा, है ना। तो ए के लिए नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, ए ने एक्सपोर्ट कितना किया और इंपोर्ट कितना किया, तो बचा कितना, ये 300 रुपये क्या कहलाएगा, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यही इंडिया के अंदर जो नेट एक्सपोर्ट होता है, जो हमने एक्सटर्नल सेक्टर्स को सामान बेचा है या सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है, उसी को हम उसमें कंसीडर करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, अब इससे पहले मैंने क्या बताया कि एग्रीगेट डिमांड को दो चीजों से रिलेट करके, दो फैक्टर से रिलेट करके या उसके रेफरेंस में हम एग्रीगेट डिमांड को स्टडी कर सकते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड को अगर हम स्टडी करेंगे तो मैंने बताया कि एक जनरल प्राइस लेवल के रेफरेंस में करेंगे और एक लेवल ऑफ इनकम के रेफरेंस में करेंगे। फिर मैंने बताया कि 12th लेवल पे आप जनरल प्राइस लेवल से रिलेट करके एग्रीगेट डिमांड की स्टडी नहीं करेंगे। तो बचा कौन, इनकम। तो इनकम से रिलेट करके हम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी टेबल बनाएंगे, एक इकोनॉमी की इनकम उस पर लिखेंगे, उसके बाद हम उस पर इमेजिनरी डेटा से समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले फिर से मैं लिख देता हूं यहां, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, C+I। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल टेबल बना रहा हूं जिससे तुम लोग समझ पाओ कि एग्रीगेट डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को हम किसके रेफरेंस में स्टडी करने वाले हैं, लेवल ऑफ
इनकम के रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लेंगे इनकम। अब इनकम किसी का ऐसे तो नहीं है कि कोई बच्चा जन्म लिया और उसका इनकम बहुत ज्यादा है। हर एक का इनकम कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। जनरली, नॉट इन एक्सेप्शनल केस, लेकिन जनरली क्या होता है, इनकम लेवल जीरो से। अभी तुम लोगों का इनकम क्या है? जीरो। अभी तो डिपेंडेंट हो ना, माता पिताजी के होटल में काम चल रहा है ना, अभी तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब धीरे धीरे तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तुम लोगों पे, फिर एक टाइम आएगा जब आप अर्निंग करना स्टार्ट करोगे। फिर अर्निंग करना जब स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब अर्निंग करना स्टार्ट किए तो आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो लेस देन इनकम है। यानी एक मूवी है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कि इनकम कितना है 50 पैसे और खर्च कितना हो रहा है 1 रुपये, है ना। पहले तो ये समझ में आएगा, फिर और आप इनकम इंक्रीज करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अब एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल हो गया, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए। सैचुरेशन मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि ना तो इनकम बचा ना कंजम्पशन बचा, है ना, सब जीरो हो गया। फिर आप कंसिस्टेंटली जब इनकम इंक्रीज करते रहते हो तो आप अपने लाइफ में इंटायर इनकम को केवल कंजम्पशन के ऊपर खर्च नहीं करते, है ना। कुछ इनकम फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम सेव करके रखते, है ना। उसी पूरे पैटर्न को हम यहां देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसको कंसीडर करेंगे? इनकम। इनकम कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। फिर इनकम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये मैंने इनकम कंसीडर कर लिया। ये हाइपोथेटिकल इनकम है कि इकोनॉमी का ये इनकम है। पहले इकोनॉमी जीरो अर्न कर रही थी, धीरे धीरे इनकम अर्न करना स्टार्ट। अब हम लेंगे कंजम्पशन। अब देखो, आपका इनकम जीरो हो या फिर कितना भी हो, एक बेसिक जो नीड्स है उसके लिए वो आपको लाइफ सर्वाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए, है ना। अभी तुम लोगों का इनकम जीरो है, लेकिन क्या तुम लोगों के खर्चे नहीं है? है ना, खर्चे तो हैं। अगर मान लो कि ठीक है मेरा इनकम नहीं है, फिर भी इतना खर्चा हमें जरूर करना पड़ेगा कि हम लाइफ को सस्टेन कर सके, है ना। इतना खर्चा, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी खर्चा कुछ ना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ को क्या करना है? सस्टेन करना है। तो मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया 20 रुपीज, है ना, ये 20 करोड़ पूरे इकोनॉमी का मैंने कंसीडर कर लिया। अब ये कंजम्पशन, यहां तो जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो कंजम्पशन ये रहा। अब धीरे धीरे इनकम इंक्रीज करेगा तो इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहां पर 20 से कंजम्पशन भी पहुंच गया 100 पे, फिर 180 पे, फिर 260 पे, फिर 340 और फिर 420, है ना। ये इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी क्या किया? इंक्रीज किया। अब जरा देखो, अब हम लेते हैं, अब आती है इन्वेस्टमेंट की बारी। अब देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स के होते हैं, है ना। एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं लाइफ में। एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में अंतर समझो। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है ये कंप्लीटली डिपेंड होता है, डिपेंडेंट ऑन या डिपेंड ऑन इनकम, है ना।
ये कंप्लीटली किस पर डिपेंड होगा? इनकम पे। यानी इनकम अगर आपका फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट भी फ्लक्चुएट करेगा। किसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने इनकम अर्न करना स्टार्ट किया, अब वो ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर रही है कंपनी, तो हम इन्वेस्टमेंट भी क्या करते जाएंगे? कंपनी को एक्सपेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ग्रोथ करेंगे या नहीं करेंगे, तो इनकम भी हम क्या करते जा रहे हैं? अब इनकम डिक्रीज होता जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज। तो ये कंप्लीटली डिपेंड होता है किस पे? इनकम पे। ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम, नाम ही है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लाइफ में कांस्टेंट होता है एट ईच लेवल ऑफ इनकम, है ना? मतलब क्या है? सपोज कि तुमने एक कार परचेज किया, एक रूम रेंट पे लिया, ये सब भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट है। एक कार आपने परचेज किया, अब कार आपने ईएमआई पे परचेज किया, तो आपका इनकम 0 हो या 10 करोड़ हो, वो अमाउंट आपका जाएगा ही जाएगा। जो ईएमआई, वो ये नहीं कहेगा कि 10 करोड़ अब आपका इनकम हो गया तो ईएमआई ज्यादा करो, है ना? या आपका इनकम 0 हो गया तो ईएमआई खत्म कर दो, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी ईएमआई में नहीं होता। फिर आपने रूम रेंट पे लिया, तो आपका इनकम 0 हो या 10,000 हो या 10 करोड़ हो, उससे नहीं मतलब है, रूम रेंट एक फिक्स अमाउंट आपका जाएगा ही जाएगा। तो यहां जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की अभी बात नहीं करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे। अभी कौन सा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे? ऑटोनोमस की। और ऑटोनोमस है तो ईच लेवल ऑफ इनकम पर कांस्टेंट होगा, तो मैं एक ही कंसीडर कर लेता हूं 20। अब ईच लेवल ऑफ इनकम पर कितना होगा? 20, है ना? अब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस, तो एग्रीगेट डिमांड अब फाइंड कर लोगे, है ना? कितना आएगा? 40, 120, 200, 280, 360 और 440 आ गया एग्रीगेट डिमांड, है ना? अब इसी को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, इसी चीज को अगर ग्राफ पर प्रेजेंट करें तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है ना? सर 5-7 मिनट और मैं पढ़ा लेता हूं, ठीक है? अब देखो इसी चीज को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, है ना? यहीं पे छोड़ देता, लेकिन इसे अगर आज मैं छोड़ दूंगा तो फिर कल तुम लोग भूल जाओगे इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए ग्राफ पढ़ लो। अब देखो इसी चीज को मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो ग्राफ पर ये किस तरीके से दिखेगा? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है? तो वाई एक्सिस पे रखना है आपको एग्रीगेट डिमांड को प्लस सी को प्लस आई को, ठीक है? इन तीनों को कहां रखना है? वाई एक्सिस पे। तो फिर एक्स एक्सिस पे क्या रखना है? एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रहेगा? बचा क्या इन सब में? इन तीनों में क्या बचा? वो ये तीनों तो आ गया ना वाई एक्सिस पे, तो अब बचा क्या? इनकम। इन तीनों को किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं? इनकम के रेफरेंस में। तो इनकम को कहां रखना है? इनकम इन सब के पिताजी हैं, ऐसे समझो, है ना? तो उसको हम कहां रखेंगे? इधर। अब इनकम यहां से 0 है और 0 से स्टार्ट हुआ कहां? 100, 200, 300, 400 एंड 500। एग्रीगेट डिमांड देखो मैक्सिमम कहां तक गया? 450 तक, है ना? तो 450 तक, तो यहां पर 500 तक तुम ले लो तो 450 तक कवर हो जाएगा, है ना? तो इसमें भी हम ले लेंगे कितना? या डिजिट को कभी पुट करना बता देंगे, है ना? ऐसे ही समझो इसको, ठीक है? ये छोटा सा ग्राफ बन गया, है ना? अब सपोज
कि इस पे हम 50-50 से रख लेंगे तो यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो वो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड है नहीं। अब देखो सबसे पहले हम किसके रेफरेंस में पढ़ते हैं, इनकम के रेफरेंस में। तो एक इनकम लाइन जीरो से एक लाइन खींचा जाएगा, ये इनकम लाइन, ये 45 डिग्री लाइन है ना। कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये नहीं कि डी लेकर के जाएंगे हम, है ना, ऐसे ही एक सीधा लाइन खींच दो, ये 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री का मतलब ये नहीं कि हमें 45 डिग्री, इनकम लाइन किसी भी टू एंगल्स ग्राफ पे हम मिड से कोई चीज अगर खींचेंगे अपवर्ड स्लोप में तो वो 45 डिग्री पे ही जाएगा, है ना। अगर जीरो से, ओरिजिन से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये भी ठीक वैसे ही है, क्योंकि इनकम हमारा क्या है, असेंडिंग मोड में है ना। इनकम असेंडिंग मोड में है, इनकम हमारा इंक्रीज ही कर रहा है तो ये अपवर्ड ही जाएगा, है ना। और इनकम के साथ जो रिलेटेड वेरिएबल्स है ये भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब दोनों में क्या है, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ग्राफ अपवर्ड होगा कर्व, है ना। तो इसको कहा गया 45 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि 45 डिग्री लाइन क्यों होता है तो उसका कोई ऐसा वो रीजन नहीं है, सिंपल आपको बताना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर ओरिजिन से अगर अपवर्ड स्लोप हम खींचेंगे, है ना, तो वो तो 45 डिग्री पे ही बनेगा। 45 डिग्री जस्ट अ रेफरेंस कर्व। रेफरेंस का मतलब क्या, हम किसके रेफरेंस में इन तीनों वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, इनकम के रेफरेंस में। तो ये भी एक इनकम लाइन रेफरेंस के लिए हमने खींच लिया, इसका कोई यूज नहीं है ना। फिर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट कहां से स्टार्ट है, 20। तो सपोज करो कि 20 ये रहा, है ना। तो 20 ये रहा, तो यहां से एक सीधी पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे क्या, एक्स एक्सिस, ये इन्वेस्टमेंट लाइन, ठीक है। अगर आप प्लॉट करोगे इस चीज को तो ईच लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट क्या है, 20 ही है ना। तो 20 ये रहा और ईच लेवल ऑफ इनकम ये रहा। अब देखो यहां पर भी 20, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह 20 है। क्लियर। दूसरा आप देखोगे कि कंजम्पशन लाइन, कंजम्पशन कहां से स्टार्ट है, 20 से स्टार्ट है ना। तो कंजम्पशन 20 से स्टार्ट है और वो 20 से स्टार्ट है और 100 पर जाकर के इंटरसेक्ट करके वो इस तरीके से ऊपर इनकम के साथ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब देखो जरा समझो, 20 से स्टार्ट है, हमने 20 से 100 पर देखो इनकम को इंटरसेक्ट कर दिया, ये लेवल ऑफ इनकम कितना है, 100, है ना। अब समझ में आया, लेवल ऑफ इनकम 100 पे इनकम लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन और इनकम यहां पर क्या है, इक्वल, ठीक है। इसी पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कि यहां पर जितना इनकम था दोनों वेरिएबल्स इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंजम्पशन। अब देखो कंजम्पशन और इनकम इन्वेस्टमेंट को ऐड किया तो कितना आया, तो अगर 20 यहां है तो 40 कहां होगा, इसके ऊपर। और 40 से एग्रीगेट डिमांड लाइन इस तरीके से चला और इसने 200 पे इनकम लाइन को इंटरसेक्ट किया और आगे निकल गया, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। अब कहोगे कि 200 पर कहां, तो देखो लेवल ऑफ इनकम 200, इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल हो गया। तो ये तो इनकम लाइन है ना, ये इनकम लाइन ऐसे जा रहा है, इधर से एग्रीगेट डिमांड आया, एग्रीगेट डिमांड आया तो एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो इनकम लाइन इस तरीके से जा रहा है और एग्रीगेट डिमांड उधर से आ रहा है, तो दोनों मिल कहां पर गया, इनकम लेवल ऑफ 200 पे। ये देखो ये 200 इनकम लेवल है और इसके ठीक ऊपर जाकर के ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका बन गया। अब देखो जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन है, इस कंजम्पशन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सी बार, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये चाहे आप इनकम अर्न करो या ना करो, ये इनकम आपको, ये कंजम्पशन आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। कितना क्लियर है,
एग्रीगेट डिमांड आपका क्लियर हो गया, है ना। तो अब करना क्या है, ये सब कुछ ले जाना और इसको इस वाले में प्लॉट करना, ये इनकम है ना। और फिर आप कर्व ड्रॉन करना, ये सारे कर्व जैसे मैंने बनाया है उसी तरीके से आपका भी बनेगा, है ना। तो ये पूरा एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड टॉपिक है। और कुछ टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, है ना। आज के सीन में